नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति की हाल ही में मौत हो गई है और वो मौत हुई है एक हेलीकॉप्टर के क्रैश के अंदर। और हेलीकॉप्टर का जो क्रैश है वो हादसा था या कोई साजिश, अब दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा है। हमने अर्ली मॉर्निंग ही आपको यह सेशन साझा किया था जब यह कंफर्म हुआ था कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं अब वो नहीं रहे और इनकी डेथ के बाद से अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जगह लेना शुरू कर दिया है। ऑफिशियली इसे अनाउंस होने में लंबा वक्त लगा। कल रात को ही यह खबर आने लगी थी कि इनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन उस हार्ड लैंडिंग के बाद से लेकर अभी तक इसके बारे में कोई सूचना, यानी अर्ली मॉर्निंग तक कोई सूचना नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसके बारे में बाकायदा ड्रोन्स के माध्यम से या फिर और खोजी विमानों के माध्यम से खोजना शुरू हुआ, तब जाकर के इसका कंफर्मेशन आया। कंफर्मेशन यह आया कि ये इस तरह से जंगलों में छत विक्षत हालत में हेलीकॉप्टर पाया गया है। जिस तरह से यह हेलीकॉप्टर आपको इस समय तस्वीरों में दिख रहा है, इसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी नहीं बचा होगा। और साथियों, यही कारण है कि दुनिया भर के अखबारों की सुर्खी बन गया इब्राहिम राइसी और उनके साथ में उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर का चला जाना। साथियों, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। ईरान ने भी अपनी तरफ से झंडों को बदल दिया। भारत ने भी एक दिन का कल राष्ट्रीय शोक रखा है। दुनिया भर के देशों की तरफ से कंडोलेंसेस आई हैं। दुनिया भर में इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इसके पीछे अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध हो जाए, और यदि ये युद्ध होता है अमेरिका ईरान के बीच या इजराइल ईरान के बीच, तो कहीं ऑयल प्राइसेस ना बढ़ जाएं। हालांकि इस डर के बीच ही कि ईरान का भविष्य क्या होगा, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी ईरान में बढ़ने शुरू हो चुके हैं। इजराइल और ईरान के बीच की तल्खी फिर से सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा बनी हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ तो नहीं, साथ ही साथ कहीं इसके पीछे इजराइल के साथ साथ सीआईए का हाथ तो नहीं। इसी कारण से हेडलाइन में आता है कि इजराइल्स हैंड रिवेंज ईरान प्रेसिडेंट्स फैटल चॉपर क्रैश प्रॉम्प्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और दुनिया भर में इसके कयास लगने शुरू हुए। साथियों, इन कयासों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और पब्लिकली निकलकर आई, और वो बात थी कि अभी तक जितने भी दुनिया के देशों से कंडोलेंसेस के मैसेज गए हैं, जितने भी श्रद्धांजलि के मैसेज गए हैं, उनमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना, रशिया, जीसीसी, इन सभी देशों की तरफ से श्रद्धांजलि के मैसेज जा चुके हैं। लेकिन पश्चिमी देशों की तरफ से, यानी अमेरिका या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड जो अमेरिका का पिछलग्गू है, और इजराइल, इनकी तरफ से कोई भी कंडोलेंस मैसेज नहीं आया है। यानी कि ईरान को अपनी तरफ से कोई भी विनम्र श्रद्धांजलि नहीं दी गई है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि अमेरिका जिसे दुश्मन मानता था उस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दे रहा है, लेकिन श्रद्धांजलि भी नहीं दे रहा है। और साथियों, ऐसी स्थिति में अब नए प्रेसिडेंट जो कि कार्यवाहक हैं, उन्हें पद पर बिठा दिया गया है। आपसे सवाल है कि फिलहाल ईरान के अंदर सबसे सुप्रीम लीडर कौन है? क्या राष्ट्रपति ही वहां का सुप्रीम लीडर होता है या उसके ऊपर भी कोई व्यक्ति होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? आपके लिए पोल कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया है, आप जाकर के अपना जवाब दें। और साथ में एक जानकारी यहां पर और है, और वो ये है कि यहां पर नए राष्ट्रपति नियुक्त हो चुके हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। अगले चुनाव 50 दिन के भीतर करा दिए जाएंगे। जब तक आप पोल में पार्टिसिपेट करेंगे तब तक मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं। रिक्वेस्ट इस बात की है कि हमारे द्वारा रोजाना अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे बेहतरीन एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का रियल न्यूज एंड एनालिसिस नाम से एक सेशन लिया जाता है, जो देश और दुनिया की तमाम खबरों को अपने अंदर समेटकर उनका संपूर्ण विश्लेषण देता है। आप भी उससे अवश्य जुड़ें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com भी आप अपने नोट्स और तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसे भी आप हमारे कमेंट बॉक्स के लिंक में पा सकते हैं। हमारी अपनी पाठशाला.com के अलावा अपनी पाठशाला एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, वहां पर आप जाकर मेरा कोर्स जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स है, उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में आप 1499 में एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे पढ़ाए कंटेंट को हमारी किताबों में, जो कि एक कंबाइंड पैकेज है हमारे नोट्स का, उन्हें भी आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। साथियों, चर्चा है आज के सेशन में इब्राहिम राइसी की। इब्राहिम राइसी, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1960 को हुआ, 19 मई 2024 को एक घने जंगल में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर इनका निधन हो गया। ये अपने साथ अपने विदेश मंत्री को लेकर के ईरान के नजदीक उत्तर में बसे एक शहर अजरबैजान के करीब गए थे। वहां पर पूर्वी अजरबैजान जो इनका प्रांत है, वहां पर एक डैम का उद्घाटन किया और उस डैम के उद्घाटन के बाद जब इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ, उसके बाद नजदीकी पहाड़ों के अंदर क्रैश हो गया। इसके बाद से दुनिया को इसका मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज अगले दिन मिला, लेकिन दुनिया कयास लगाना शुरू कर चुकी थी कि हार्ड लैंडिंग की वजह से शायद ही कोई बचा हो। जिस जगह यह हादसा हुआ वो तब्रिज नामक स्थान है, जो कि अजरबैजान से बिल्कुल नजदीक है। और ये जिस हेलीकॉप्टर में सवार होकर जा रहे थे वो एक अमेरिकी निर्मित हेलीकॉप्टर बेल 212 हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर के बारे में कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कहां हुआ है, ये जानकारियां नहीं लग पा रही थी। दुनिया भर के देशों से सहायता भेजने की अपील की गई और ऐसी स्थिति में रशिया और टर्की ने अपनी तरफ से सहायता ईरान को भेजी। ईरान को भेजी सहायता में टर्की के द्वारा जो बायरख्तार ड्रोन हैं, जब वो भेजे गए तो उन ड्रोन्स ने अपने द्वारा इस घने कोहरे वाले जंगल में, जहां पर फॉग की वजह से जमीन पर देख पाना संभव नहीं था, इस ड्रोन ने थर्मल सेंसिंग से यह अंदाजा लगा लिया कि कहां पर हेलीकॉप्टर पड़ा हो सकता है। सोचिए, रविवार के दिन यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तमाम बचाव दल और राहत कर्मचारी इसे खोजने के लिए गए हुए थे, कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था। लेकिन टर्की ने अपना बायरख्तार ड्रोन जब यहां भेजा तो वो ड्रोन यहां पर कुछ इस प्रकार से खोजने गया और खोज करके उसने फॉग में से आ रही हीट को सेंस किया और उस हीट को सेंस करके थर्मल इमेजिंग से, थर्मल सेंसिंग से ये पता लगाया कि यहीं पर कोई हादसा हुआ है। यानी इतने घने जंगल में जब ये ड्रोन घूमना शुरू हुआ तो दिख तो इसे भी नहीं रहा था कि जमीन पे हो क्या रहा है, लेकिन जमीन से उठ रही हीट को इसने सेंस किया और बकायदा एग्जैक्ट जगह बताई कि यहां पर हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है। इस थर्मल सेंसिंग के बाद ही यहां पर बचाव राहत दल पहुंचे तो उन्हें यहां पर आग में झुलसता हुआ हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दिया। इस मलबे को देखकर ही अंदाजा लग गया था, जब तक डेड बॉडीज नहीं मिली थी, कि जो भी इसमें रहा होगा वो बचा नहीं होगा। और इसके बाद में वहां के लोकल मीडिया द्वारा यह कंफर्म कर दिया गया कि इस जगह पर जो भी डेड बॉडीज हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। बाद में यहां पर राहत बचाव दलों के द्वारा डेड बॉडीज को इकट्ठा किया गया। अब उन्हें डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से यह पहचाना जाएगा कि कौन क्या है। 9 सदस्य जो इसमें सवार थे उनमें से किसी के भी बचने की कोई भी सूचना नहीं है। रेस्क्यूअर्स जो थे उन्होंने इन बॉडीज को यहां से रिकवर किया और रिकवर होने के बाद में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो आपसे शुरुआत में एक पोल में सवाल के माध्यम से पूछा गया था, खैमनेई, उनके द्वारा इस मैसेज को पब्लिक किया गया कि हमें एक दुखद समाचार मिल रहा है कि इब्राहिम राइसी और उनके साथ साथ विदेश मंत्री नहीं रहे। इसके चलते खैमनेई ने 5 दिन का पब्लिक मॉर्निंग, यानी कि 5 दिन का राष्ट्रीय शोक ईरान में अनाउंस कर दिया है। साथियों, बताया जाता है कि इब्राहिम राइसी खैमनेई, जो कि अली खैमनेई हैं, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, धार्मिक नेता हैं, उनके राइट हैंड कहे जाते थे। ईरान ने जब पहली बार धार्मिक क्रांति देखी थी, ईरान के अंदर जो हुआ रेवोल्यूशन था, जिसके चलते ईरान के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, जो ऑलरेडी पश्चिम समर्थित थी, उसे हटाकर धार्मिक नेताओं के द्वारा जब सत्ता को कब्जाया गया था, उस समय से राइसी और खैमनेई एक दूसरे के साथ थे। राइसी एक वकील थे, वकालत प्रैक्टिस किया करते थे, लगातार खैमनेई की गुड बुक्स में चल रहे थे। यही कारण है कि धीरे धीरे उन्हें पद और जिम्मेदारियां ज्यादा से ज्यादा दी जाती रही। सुप्रीम लीडर खैमनेई के लिए ये उत्तराधिकारी माने जाते थे, क्योंकि खैमनेई उम्र में बड़े हैं। यह माना जाता था कि एक दिन जब खैमनेई चले जाएंगे तो फिर रईसी उनका पद संभालेंगे। और यही कारण है कि रईसी को धीरे धीरे पद बढ़ाते हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव में लड़ाया गया। लेकिन हसन रूहानी के सामने जब पहली बार इन्होंने 2017 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा
तो ये जीत ना सके। लेकिन हार को भी खमेनेई ने इन्हें एक इनाम के रूप में दिया। खमेनेई ने इन्हें ईरान का सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, सुप्रीम जज बना दिया। और जब न्यायपालिका के अंदर ये जज बने तो इन्होंने अपने काल में बहुत सारे फैसले दिए, इतने फैसले दिए कि उनमें बहुत सारे लोगों को मृत्यु दंड दिया गया। अपने जज के कार्यकाल में रईसी के द्वारा दिए गए जो फैसले थे, उन फैसलों के कारण इन्हें तेहरान के कसाई के नाम से भी जाना जाने लगा। इनके राष्ट्रपति से पहले हुए जज के कार्यकाल में इनके द्वारा जिस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए हर की सजा को फांसी की सजा में कन्वर्ट करने का जो कार्य किया गया, इसके चलते अमेरिका ने इन्हें प्रतिबंधित कर दिया। यानी वो पहले व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही प्रतिबंधित हो गए थे। अमेरिका ने जिनके ऊपर पहले ही बैन लगा दिया था। यानी कि 2019 में जब यहां की सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने, उस दौर में इनके द्वारा दिए फैसलों के चलते अमेरिका ने मानवाधिकारों के हनन के चलते इन्हें प्रतिबंधित कर दिया कि आपने बहुत ज्यादा मानवाधिकारों का वायलेशन किया है। जो भी ईरान के अंदर मांग करने वाले या फिर मानवाधिकारों की मांग करने वाले लोग थे, उन्हें जब फांसियां दी गई तो कहा गया कि आप मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के हत्यारे हैं। तेहरान के बुचर के नाम से इन्हें जाना गया। इसके बाद में वर्ष 2021 में फिर चुनाव होते हैं और ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। तब से ये निरंतर यहां पर राष्ट्रपति के पद पर हैं और आज इनकी कुर्सी कुछ इस प्रकार से इनके अभाव में देखी जा रही है। साथियों, भारत के मतलब साथ में यहां का प्रोविजन है कि अगर राष्ट्रपति पद पर ना रहे तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति पद को संभालते हैं। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति के रूप में ये जो व्यक्ति आपको वाइस प्रेसिडेंट मुखबिर के नाम से दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हुआ करते थे, इन्हें इनके स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के घोषित कर दिया गया है। 50 दिन के भीतर यहां पर राष्ट्रपति के फिर से चुनाव होंगे और इनके स्थान पर कोई नया व्यक्ति चुनकर आ सकता है। इनकी मौत के बाद दुनिया से आई हुई प्रतिक्रियाओं में बहुत सारे मैसेजेस थे। उनमें भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, इन सब के मैसेजेस, भारत के मैसेज को ईरान ने भी रिकॉग्नाइज किया कि भारत और ईरान एक दूसरे के परम मित्र रहे हैं। दुख में और खुशी में हम दोनों साथ रहे हैं। और हाल ही में भारत ने ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट की 10 साल की डील की है, उसको भी रिकॉग्नाइज करते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि ये रईसी और अमीर के बिना, जो यहां के विदेश मंत्री थे, उनके बिना यह डील संभव नहीं थी। उन दोनों के संयुक्त प्रभाव से यह डील संभव हुई और आज हम उन्हें इस डील के कारण और डील में उनके सहयोग के लिए याद करते हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट की सफलता में रईसी को याद किया। साथ में ईरान ने भारत को भी अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया। साथियों, भारत ने ईरान के प्रति अपना भाव प्रकट करते हुए कल के दिन राष्ट्रीय शोक रखा है। जितने भी हमारे झंडे हैं, नेशनल फ्लैग जो राष्ट्रीय इमारतों पर लगे हुए हैं, उन्हें आधा झुकाया जाएगा, यह सूचना जारी की गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो इस पर दुख ज्यादा मनाया। क्यों? क्योंकि ये मरने से 1 महीने पहले ही, 1 महीना भी नहीं हुआ है, पाकिस्तान जाकर आए थे। पाकिस्तान जाकर आए थे, बकायदा वहां पर राजकीय सम्मान प्राप्त किए थे। और उनका इतना जल्दी चले जाना पाकिस्तान को भी रास नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई। दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं में रशिया, चाइना, इन सब की प्रतिक्रियाएं रही। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, उनकी प्रतिक्रिया भी रही। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता की बात रही और लोग जिसे अभी तक की दुश्मनी के रूप में देख रहे हैं, जहां से हादसे के स्थान पर साजिश की बू आ रही है, वो है कि इस दुनिया की प्रतिक्रिया में अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया नहीं, कनाडा की कोई प्रतिक्रिया नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में यूके या फिर फ्रांस, जो भी सपोर्टर ऑफ अमेरिका हैं, या फिर वो देश जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं है। इनकी मौत पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। इस बीच में ईरान के अंदर अनस्टेबिलिटी को इसी कारण से समझा जा रहा है, सेंस किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मौत के पीछे कोई जिम्मेदार हो। इसको सोच करके ऑयल मार्केट चिंता में है कि कहीं ईरान में आने वाले समय में कोई अनस्टेबिलिटी तो जगह नहीं लेने वाली है। और अगर अनस्टेबिलिटी होती है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। बाय द वे, मार्केट में अभी इस चीज का कोई फर्क शेयर मार्केट में नहीं दिखा है। शेयर मार्केट के अंदर अभी इंडिया के मार्केट में भी असर नहीं दिखा है, क्योंकि आज मुंबई में इलेक्शन थे, लोकसभा के चुनाव थे। ऐसी स्थिति में स्टॉक मार्केट को ऑफ रखा गया था।
इसके चलते मार्केट भर में, इंडिया के अंदर भी अभी फर्क मार्केट में दिखाई नहीं दिया है। लेकिन बात करें इजराइल की, ईरान पर प्रतिक्रिया की, तो यहां पर जानने योग्य बात है कि इजराइल के एक टॉप ऑफिशियल का केवल यह बयान आया है कि इस घटना के पीछे हम नहीं थे। यह आधिकारिक बयान नहीं है, यानी कि या तो इजराइल के राष्ट्रपति या इजराइल की तरफ से वॉर कैबिनेट या फिर उनकी आईडीएफ के द्वारा कोई रिप्लाई नहीं है, लेकिन कोई सरकारी सूत्र ने अपनी तरफ से टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस हमले के पीछे हम जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन फिर भी इजराइल की ओर उंगलियां इशारे कर रही हैं। इसके पीछे का और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हादसे को भी कनेक्ट करते हुए कुछ आंसर्स इस समय मार्केट में तैर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की जब एक दुर्घटना में मौत हुई थी तो भी हेलीकॉप्टर की ही हार्ड लैंडिंग थी। आपको याद होगा, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर भी इसी प्रकार से जंगल के अंदर घने कोहरे में घिर गया था और उसके गिरने से भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हेलीकॉप्टर क्रैश में परिवार समेत डेथ हो गई थी। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने 2021 में इनको खोया है, तो लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा भी संभव है कि इनका हेलीकॉप्टर हादसे के स्थान, मतलब साजिश के स्थान पर हादसे का शिकार हुआ हो। लेकिन फिर कॉन्स्पिरेसी जन्म लेती है और कहते हैं कि जब 3 हेलीकॉप्टर उड़े सेम जगह से, बीच में चलता हुआ हेलीकॉप्टर जो दोनों तरफ से प्रोटोकॉल लेके चल रहा है, अचानक उसी को फॉग दिखना क्यों शुरू होता है, बाकी हेलीकॉप्टर सुरक्षित कैसे निकल जाते हैं। यानी कि जब रईसी उड़े थे तो वहां से 3 हेलीकॉप्टरों ने टेक ऑफ किया, उस बीच में इन्हीं का हेलीकॉप्टर फॉग में फंसा। यह अपने आप में समझ से परे है, क्योंकि सेम हाइट पर और भी हेलीकॉप्टर साथ में निकल कर गए हैं। इसलिए बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। बड़े प्रश्नों में बड़ा प्रश्न यह भी है कि ये जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसका नाम बेल 212 हेलीकॉप्टर था, जो कि एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर है। और अमेरिकी हेलीकॉप्टर में इस प्रकार की दुर्घटना का होना CIA की तरफ इशारे करता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर अमेरिका ने लंबे समय से इन्हें नहीं बेचा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह 25-30 साल पुराना हेलीकॉप्टर रहा होगा, फिर भी अभी तक क्यों चल रहा था। आपको याद है कि ईरान के ऊपर तमाम प्रकार के पश्चिमी देशों द्वारा सैंक्शंस लगे हुए हैं। सैंक्शंस होने के चलते इनके पुराने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी सर्विसिंग भी अब नकली प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं और जो पुर्जे हैं उनसे की जा रही है। ऑफिशियल सप्लाई अभी भी यहां पर कलपुर्जों की नहीं हो रही है, इसमें लगने वाली जो मशीनरी है उसकी नहीं हो रही है। कहा जा रहा है ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर का क्रैश करना यहां पर बड़ा कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उसका मरम्मत बहुत दिन से ड्यू थी, जिसके चलते ऐसा हुआ। अब ये जो हमने आपके सामने साजिश की बात बोली, ये मैं ही नहीं, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी इसी प्रकार का अपनी तरफ से आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने लंबे समय से इस हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग के लिए कोई सामान नहीं दिया था। संभव है कि यह उनकी एक साजिश का हिस्सा हो, इस प्रकार का बयान इनके द्वारा आया है। साथियों, ऑलरेडी ईरान के जो विमान हैं वो लंबे समय से अपने खस्ते हाल में गुजर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब से खमेनेई का शासन हुआ है तब से यहां पर निरंतर अमेरिकी सैंक्शंस चल रहे हैं और उन सैंक्शंस के चलते अभी तक यहां के कई विमान क्रैश हो चुके हैं। लगभग 20 सालों में यहां पर 2000 लोग मारे जा चुके हैं हवाई जहाज के क्रैश होने से। और चूंकि हवाई जहाज ये ले नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े जो बोइंग जैसे कंपनी हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, इसलिए इन्हें हेलीकॉप्टर का बड़ा क्राइसिस रहता है या फिर विमानों का भी बड़ा क्राइसिस रहता है। फाइनली इन्होंने अपने विमान बनाने शुरू किए, ईरान 140 की तरह इन्होंने अपने विमान बनाने शुरू किए, लेकिन फिर भी इनके जो हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे थे उसमें अधिकांश हेलीकॉप्टर अभी भी अमेरिका निर्मित थे। ईरान द्वारा अपने लेवल पर ईरान एयर और महान एयर नाम से 2 एयरलाइंस चलाई जाती हैं, जो कि वाणिज्यिक सेवा के लिए या फिर आम जन के परिवहन के लिए उपयोग में ली जाती हैं। इब्राहिम राइसी अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे और वो अजरबैजान के पास खराब मौसम की वजह से हार्ड लैंडिंग करना पड़ा होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि 212 का इतिहास बहुत खराब पहले से भी रहा है। यह हेलीकॉप्टर पहले भी कुछ दिन पहले यूएई के अंदर क्रैश हुआ और बहुत सी जगह इसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। तो हादसा
और साजिश, ये दोनों ही बातें बराबर चल रही हैं। कुछ हेलीकॉप्टर को दोषी देकर के हादसे को कह रहे हैं, कुछ लोग साजिश भी करार दे रहे हैं कि संभव है कि अमेरिका ने जानबूझकर ऐसा कराया हो। जब साथ में इतने हेलीकॉप्टर चल रहे थे तो फिर ये कैसे मर गए, इनका हेलीकॉप्टर ही क्यों गिरा। इन तमाम चीजों के बीच में बाजार के अंदर कयासों का मार्केट गर्म है। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती कहना मुश्किल होगा। यही कारण है कि ईरान की सेना प्रमुख ने रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हाई लेवल टीम इस हादसे की जांच करेगी और केवल नेशनल टीम नहीं, इंटरनेशनली रशिया ने भी अपनी तरफ से कह दिया है कि वो भी इस जांच में ईरान का साथ देगा। इसी बीच में अमेरिका की तरफ से एक सीनेटर का बयान आया है और उनका कहना है, जो कि फ्लोरिडा के सांसद हैं, उनका कहना है, माइकल वॉल्ज हैं, उन्होंने इनकी मौत के ऊपर खुशी जताई है और कहा है कि मानवाधिकारों की जिन्होंने हत्या की थी, आज उसके चले जाने से दुनिया को उससे छुटकारा मिला है। उनका अंदेशा है कि ईरान इस घटना के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहरा सकता है, लेकिन इस बात की उन्हें कोई भी गुरेज नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका इस बात को ऑलरेडी जान रहा है। उसके सीनेटर्स के बयान में यह बातें हैं कि इसका चले जाना अच्छा ही हुआ चला गया, साथ में इसके जाने के पीछे जिसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा उसमें अमेरिका का या इजराइल का नाम हो सकता है। इस बात पर भी उन्हें कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बस एक छोटी सी गुजारिश अंत में सुनते चले जाएं। साथियों, आप तक हमेशा अपडेटेड खबर और दुनिया की चीजें लेकर आने का हम प्रयास करते हैं। उस प्रयास में आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहते हैं और वो ये है कि आप जब चैनल पर पहुंचे तो वहां एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसका कोई चार्ज नहीं है, उसे क्लिक कर दें। 0.19 सेकंड लगती है उसको सब्सक्राइब करने में। फायदा यह होता है कि आप तक हम तुरंत अपडेट पहुंचा पाते हैं। सब्सक्राइब जब होते हैं हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को काम करने का एक हौसला मिलता है। आप कृपया करके हमें इस तरह से अगर सपोर्ट करते हैं तो यह आपकी तरफ से बेहतरीन सहयोग होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी सुबह अपनी पाठशाला के YouTube चैनल पर पहुंचकर नियमित रूप से जो हमारा शो है RNA उसे जाकर आप ज्वाइन करें अगर आप किसी एकेडमिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथ में अपनी पाठशाला.com हमारी वेबसाइट है, हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।